सुबह का वक्त था। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों की कतार रुकी हुई थी। एक काले शीशों वाली होंडा ई-कॉर्ड कार धीरे धीरे बाएंखला ब्रिज के पास रेड लाइट पर आकर रुकी। पिछली सीट के बीचों बीच दो पहलवान बॉडीगार्डों के बीच दबा बैठा था अंडरवर्ल्ड का कुख्यात किरदार सतीश राजे। मुंबई के डॉन दाऊद इब्राहिम का ये खास भरोसेमंद आदमी आज कुछ ज्यादा ही बेफिक्र लग रहा था। उसे यकीन था कि दो गुर्गों की मौजूदगी और बुलेट प्रूफ जैसी कार में बैठकर वह किसी भी हमले से महफूज है। मगर अगले ही पल मौत उसका रास्ता रोकने वाली थी। सिग्नल की बत्ती लाल से हरी होने ही वाली थी कि दो एम्बेसडर गाड़ियां अचानक तेजी से आकर सतीश की कार को आगे पीछे घेर लेती हैं। इससे पहले कि सतीश के साथी कुछ समझ पाते, नकाबपोश हमलावरों की टोली लपक कर उसकी कार पर टूट पड़ती है। क्रैश! तीन लोहे के हथौड़े एक साथ कार की खिड़कियों पर वज्र की तरह गिरते हैं। मजबूत शीशे चकनाचूर हो जाते हैं। अचानक हुई इस हरकत से सतीश और उसके अंगरक्षकों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। पलक झपकते ही एक हमलावर ठीक सामने आ जाता है। पॉल न्यूमन, अरुण गवली गैंग का बेरहम शार्प शूटर। न्यूमन ने टूटी खिड़की से रिवॉल्वर अंदर घुसाकर सतीश को निशाना बनाया, जो अपने दोनों बॉडीगार्ड्स के बीच घबराया हुआ दबा बैठा था। ठाएं ठाएं! लगातार गोलियों की बौछार होती है। दो तीन हमलावर बाकी बॉडीगार्ड्स को उलझाए रखते हैं, जबकि न्यूमन सतीश पर गोलियां बरसाता है। महज कुछ सेकंड के अंदर 9 गोलियां सतीश राजे के जिस्म में उतर चुकी हैं। कार में बैठे तीनों बॉडीगार्ड्स भी तड़प उठते हैं। चीख पुकार और बारूद की गंध के बीच हमलावर उतनी ही तेजी से गायब हो जाते हैं जितनी तेजी से आए थे। सतीश राजे की निर्जीव आंखें आश्चर्य और दर्द से खुली रह जाती हैं। मुंबई के अंडरवर्ल्ड के एक अध्याय का यही नाटकीय अंत था। समय में कुछ साल पीछे चलते हैं। 1980 के दशक के मध्य का मुंबई। अंडरवर्ल्ड के नक्शे पर एक नया सितारा उभर रहा था, सतीश लक्ष्मण राजे। मध्यम वर्गीय मराठी परिवार का यह युवक धीरे धीरे अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बन गया था। कहते हैं पहली बार वह दाऊद इब्राहिम की निगाह में तब आया जब उसने छोटे मोटे उगाही के धंधों में तेजी दिखानी शुरू की। उस दौर में मुंबई के आपराधिक साम्राज्य पर दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का सिक्का जम रहा था। पुराने पठान गिरोह का सफाया हो चुका था। हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे दिग्गज हाशिए पर थे और नया खूनी खेल दाऊद की अगुवाई में जारी था। सतीश राजे ने अपनी चालाकी और बेखौफ अंदाज से जल्दी ही दाऊद का विश्वास जीत लिया। वह दाऊद का फाइनेंस मैनेजर बन गया, एक ऐसा आदमी जो कारोबारी लोगों से वसूली, फिल्म फाइनेंसिंग और पैसे के लेन देन जैसे कई काम संभालने लगा। मुंबई के डॉन के लिए धन उगाही और सौदे निपटाना जितना अहम था, उतना ही जरूरी था उन्हें अंजाम देने वाला एक वफादार आदमी। सतीश राजे यह काम बखूबी कर रहा था। दक्षिण मुंबई के टेंकार मोहल्ले में, जहां कभी दाऊद की डी कंपनी का अड्डा हुआ करता था, सतीश राजे की काफी ढाक थी। दाऊद के भाई नूरा के टेंकार स्ट्रीट स्थित दफ्तर में अक्सर सतीश को देखा जाता। वह बिल्डरों और बिजनेसमैनों को वहां लाकर उनके झगड़े निपटवाता, पैसों के मामले सुलझवाता। बड़े भाई यानी दाऊद के नाम का खौफ दिखाकर वह ऊंची रकमें वसूलता। दाऊद के दरबार में आने वाले व्यापारी, बिल्डर या फिल्म निर्माता सतीश के रौब से भली भांति वाकिफ थे। सूट बूट और सोने की मोटी चेन पहने सतीश राजे जब उन लोगों से मिलता तो अकड़कर खुद को दाऊद का खास आदमी बताने से नहीं चूकता। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पत्रकार ने लिखा है कि टेंकार स्ट्रीट के दफ्तर में सतीश राजे अपनी बड़े भाई से नजदीकियों का खूब ढिंढोरा पीटता था। वह शेखी बघारते हुए कहता, हम जो कह दें बड़े भाई के लिए कागज पर मुहर हो जाती है। इस तरह की डींगे हाँक कर वह सामने वाले को डराता और अपना काम निकलवाता। सचमुच सतीश राजे की पहचान दाऊद इब्राहिम के दाहिने हाथ के रूप में बन चुकी थी। सतीश की गुंडागर्दी और करतूतें मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड में भी दर्ज होने लगी थी। धमकी देकर वसूली करना, जमीन कब्जाना या दुश्मन गैंग के आदमियों को ठिकाने लगाना, इन सब के आरोप उस पर थे, मगर कभी कोई गवाह या सबूत उसके खिलाफ ठहर नहीं पाया।
पुलिस को मालूम था कि यह शख्स दाऊद की छत्र छाया में फल फूल रहा है और उसकी पहुंच ऊंचे तक है। उसे पकड़ना आसान नहीं। उधर सतीश राजे दिन ब दिन बेखौफ और बेपरवाह होता जा रहा था। मुंबई अंडरवर्ल्ड की उथल पुथल भरी दुनिया में वह खुद को अपराजेय समझने लगा। दुश्मन गैंग, चाहे पठान हो या गवली गैंग, सतीश हर किसी से उलझने में आगे रहता था। एक तरफ वह दाऊद के इशारे पर शार्प शूटर की भूमिकाएं निभाता। कई हत्याएं, सुपारी किलिंग की वारदातें उसके खाते में जुड़ी थीं। तो दूसरी तरफ पैसों के लेन देन की अपने मालिक की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। दाऊद ने दुबई में बैठकर अपने जो लेफ्टिनेंट छोड़ रखे थे मुंबई में, सतीश राजे उनमें सबसे आगे था। गैंगवार का दौर, ये वो दौर था जब मुंबई में गैंगवार अपने चरम पर था। दाऊद इब्राहिम ने कुछ साल पहले 1986 में अपने कभी कभी सहयोगी रहे राम भाई नाइक, अरुण गवली के मेंटोर को रास्ते से हटवा दिया था। राम भाई नाइक की मौत ने दाऊद और अरुण गवली के बीच दुश्मनी की दीवार खड़ी कर दी थी। पहले दाऊद, गवली और छोटा राजन एक ही खेमे में हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ दोस्ती दुश्मनी में बदलने लगी। खासकर राम भाई, राम नाइक की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत के बाद गवली को शक था कि इसके पीछे दाऊद का हाथ था। नतीजतन गवली ने अंदर ही अंदर बदले की आग सुलगा ली थी। उधर 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक दाऊद बनाम गवली गैंगों की रंजिश खुले टकराव में बदलने लगी थी। अरुण गवली अपने नागपाड़ा स्थित कुख्यात डगड़ी चाल से अपना गिरोह चलाता था और दाऊद से अलग होने के बाद वो मराठी बहुल इलाकों में अच्छी पकड़ बना चुका था। 1988 तक आते आते दो पूर्व मित्र अब खूनी दुश्मन बन चुके थे। दोनों ही एक दूसरे को मुंबई पर राज करने से रोकना चाहते थे। सतीश राजे इस जंग में दाऊद का अहम मोहरा था। वह दाऊद का शार्प शूटर और वसूली एजेंट दोहरी भूमिका निभा रहा था। इसी कारण अरुण गवली की निगाहें अब इस पर जा टिकी थीं। गवली समझता था कि दुश्मन को कमजोर करने के लिए उसके खास सिपह सालार को मार गिराना जरूरी है। उधर सतीश राजे ने भी कई बार गवली गिरोह को चोट पहुंचाई थी, या यूं कहें कि देने की धमकी दी थी। एक वाकया खूब चर्चा में रहा। कहा जाता है कि सतीश राजे एक महफिल में नशे के दौरान शेखी मारते हुए बोल पड़ा, पहले पठानों का सफाया किया है, अगला नंबर अरुण गवली का है। वो महज डींग मार रहा था या वाकई दाऊद के भविष्य के इरादे बता रहा था, मालूम नहीं, मगर इतने कहे हुए लफ्ज काफी थे आग भड़काने के लिए। यह खबर कुछ ही दिनों में गुपचुप ढंग से अरुण गवली तक पहुंच गई। जब गवली ने सुना कि दाऊद का कोई खास आदमी उसके कत्ल की बातें खुल्लम खुल्ला कर रहा है, तो उसने इसे खुली चुनौती के रूप में लिया। गवली अब और इंतजार करने को तैयार नहीं था। उसके गुर गए और वो खुद पहले ही राम भाई नाइक की मौत का बदला लेने को उतावले थे। सतीश राजे ने उन्हें मौका और बहाना दोनों दे दिया। अब योजना बनी कि दाऊद को करारा जख्म देने के लिए सतीश राजे का खेल खत्म किया जाए। मौत का प्लान, अरुण गवली ने अपने सबसे भरोसेमंद शार्प शूटर्स की टीम तैयार की। इस टीम में थे सदाशिव उर्फ सदा पावले, विजय टंडेल, गणेश उर्फ गणपत भोसले उर्फ वकील और पॉल न्यूमन जैसे शूटर और डगडी चाल के कुछ अन्य गुंडे। कहा जाता है कि गवली के गिरोह में उस समय ये लोग बिल्कुल जान पर खेलने वाले फिदाइन की तरह थे। खास बात यह थी कि इनमें पॉल न्यूमन और उसका दोस्त रॉबर्ट उर्फ राजू फिलिप्स दो ईसाई शार्प शूटर थे, जो गवली के लिए जबरदस्त वफादारी और बेदर्दी से काम करते थे। सतीश राजे को मारने की साजिश बड़े सुनियोजित तरीके से रची गई। महीनों तक गवली ने अपने खुफिया चैनलों से सतीश की दिनचर्या, उसके आने जाने के रूट, उसकी सुरक्षा का स्तर वगैरह की टोह ली। पता चला कि सतीश आमतौर पर परेल विलेज स्थित अपने अड्डे से निकलकर दक्षिण मुंबई के चक्कर लगाता है। हमेशा नई मॉडल की होंडा एकॉर्ड कार में चलता है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर पुलिस और दुश्मनों दोनों को भ्रमित करने को अक्सर बदल दिया जाता है। कार में काली फिल्म लगी रहती है, जिससे अंदर कौन है पता लगाना मुश्किल। और सतीश हमेशा दो हट्टे कट्टे अंगरक्षकों को लेकर चलता है, जो उसके दाएं बाएं पिछली सीट पर बैठते हैं। एक अंगरक्षक आगे ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर रहता है। हथियार भी ये बॉडीगार्ड छुपाए रखते हैं। अगर कोई छोटी मोटी वारदात हो
तो फौरन निपट सके। कुल मिलाकर सतीश ने अपनी रक्षा का फूल प्रूफ इंतजाम कर रखा था। उसे लगता था कि इतने बंदोबस्त के बाद उसका बाल भी बांका नहीं किया जा सकता। मगर कहते हैं ना, गौ कॉन्फिडेंस जानलेवा होता है। शायद सतीश ये भूल गया कि जिस शहर में माफिया डॉन तक मारे जा सकते हैं, वहां उसकी सुरक्षा भी भेदने का तरीका ढूंढ ही लिया जाएगा। अरुण गवली ने हमले की बागडोर अपने विश्वस्त साथी सदा पावले को सौंपी। नियत दिन तय हुआ 21 नवंबर 1988। वक्त सुबह करीब 11 बजे, जब सतीश अपनी दिनचर्या के मुताबिक घर से निकलेगा। जगह चुनी गई मुंबई सेंट्रल से नागपाड़ा और भायखला जाने वाला चौराहा, क्योंकि वहां ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों को कुछ पल रुकना पड़ता है। गवली गैंग ने प्लान बनाया कि सतीश की कार को घेरने के लिए 2 गाड़ियां इस्तेमाल की जाएंगी। एक आगे से रास्ता रोकेगी, दूसरी पीछे से, ताकि बचने का रास्ता न मिले। हमला इतनी तेजी से और इतनी कुशलता से करना था कि पूरी कार्रवाई 50 सेकंड से 1 मिनट के भीतर खत्म हो जाए। हमलावरों को हिदायत थी कि सतीश के बॉडीगार्ड्स को संभालने में वक्त जाया न हो। 2-3 आदमी सीधे गार्ड्स को उलझाएं और कम से कम 1 या 2 शार्प शूटर का टारगेट सिर्फ सतीश राजे हो। हमला जबरदस्त हो, अचानक हो और ऐसा हो कि सतीश को प्रतिक्रिया देने या भागने का मौका ही न मिले। गवली ने खुद अपने अड्डे डगड़ी चाल में हथियारों की जांच पड़ताल करवाई। रिवॉल्वर, पिस्तौल और 2 ऑटोमेटिक गन की व्यवस्था कर ली गई। साथ में एक नया हथियार भी शामिल था, लोहे के भारी हथौड़े। हथौड़े इसलिए कि सतीश की गाड़ी बुलेट प्रूफ तो नहीं थी, लेकिन खिड़कियों पर मोटे कांच जरूर थे। यदि सीधे गोली चलाते तो हो सकता है कांच तुरंत न टूटे या अंदर बैठे सतीश को समय मिल जाए झुकने का। इसलिए पहले हथौड़ों से कांच तोड़ने की तरकीब सोची गई। मुंबई के माफिया हत्याकांडों में यह एक नया आइडिया था। सदा पावले और उसके साथियों ने हमले से 1 रात पहले उस रूट की रेकी की जहां वारदात अंजाम देनी थी। सब कुछ तय प्लान के मुताबिक सेट था। अब बस शिकार के आने का इंतजार था। सोमवार सुबह लगभग 11 बजे सतीश राजे अपनी चमचमाती होंडा में परेल वाले ठिकाने से निकला। उसे शायद किसी बिल्डर से मिलना था या किसी फिल्म फाइनेंसर से पैसे वसूलने बांद्रा दिशा में जाना था। ठीक जानकारी किसी को नहीं। कार में ड्राइवर और 3 बॉडीगार्ड तैनात थे। सतीश हमेशा की तरह पीछे सीट के बीचों बीच विराजमान था। जैसे ही कार मुंबई सेंट्रल की तरफ बढ़ी, सदा पावले ने अपने आदमियों को अलर्ट पर रख दिया। पहले से 2 कारें दूर से ही सतीश की गाड़ी का पीछा कर रही थीं। एक में खुद सदा पावले और विजय टंडेल थे, दूसरी में पॉल न्यूमन, गणेश उर्फ वकील और 2 और शूटर। सतीश राजे को भनक तक नहीं थी कि मौत उसका पीछा कर रही है। उसकी गाड़ी नागपाड़ा जंक्शन के सिग्नल पर रुकी तो पीछे आगे गवली के शूटरों की गाड़ियां आ डटी। अगल बगल खड़ी बाकी कारों के यात्रियों को लगा शायद कोई एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि दोनों ओर से एक कार ने उसे ब्लॉक कर लिया था। इससे पहले कि कोई कुछ समझे, 4-5 लोग तेजी से उतरे और सतीश की कार पर चारों तरफ से हमला कर दिया। एक जोरदार हथौड़ा ड्राइवर वाली साइड की खिड़की पर पड़ा। धर्रा से कांच बिखर गया। ठीक उसी समय 2 और खिड़कियों पर हथौड़े पड़े और पिछली सीट की दोनों तरफ के शीशे भी झटक कर ढेर हो गए। शरीर से ताकतवर बॉडीगार्ड भी एक पल को सक पका गए। यह क्या हो रहा है? उसी क्षण पॉल न्यूमन ने टूटी खिड़की से अपनी पिस्तौल सीधी भीतर झोंकी और बिना वक्त गंवाए ट्रिगर दबा दिया। धाएं, धाएं, धाएं! एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां कार के अंदर जा रही थीं। सतीश के अगल बगल बैठे दोनों पहलवान अंगरक्षक गोली लगते ही ढेर हो गए। सामने वाला गार्ड भी संभलने का मौका बना पा सका। पॉल न्यूमन ने सिर्फ सतीश के शरीर को निशाना बनाते हुए कई गोलियां उतार दी। करीब 5 गोलियां तो बिल्कुल करीब से सीने और पेट में लगी। कुल मिलाकर 9 गोलियां सतीश को छलनी कर गई। अगले ही पल चारों ओर खामोशी थी। हमलावर अपना काम पूरा कर हवा में हथियार लहराते तेजी से गाड़ियों में बैठकर निकल भागे। सतीश राजे अपनी सीट पर लुढ़क चुका था, सिर पीछे सीट से टिका हुआ, खुली आंखों से शून्य में ताकता हुआ।
मानो यकीन ही न हो रहा हो कि उसे इस तरह दिन दहाड़े मार दिया गया है। खून से लथपथ तीनों बॉडीगार्ड भी वहीं ढेर थे। पूरी घटना 50 सेकंड के अंदर समाप्त हो चुकी थी। सड़क पर अफरा तफरी फैल गई। पास के पान वाले ऑटो वालों को जब समझ आया कि यह शूट आउट हुआ है तो लोग भय से इधर उधर भागने लगे। कुछ ही मिनटों में पुलिस के सायरन गूंजने लगे, मगर कातिल दूर निकल चुके थे। मुंबई के इतिहास में पहली बार किसी माफिया गिरोह ने खुलेआम AK-47 जैसे हथियारों से नहीं, बल्कि हथौड़े और बंदूकों के मेल से इतनी बड़ी वारदात कर डाली थी। इस दुस्साहसिक कत्ल ने पूरे अंडरवर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, सतीश राजे की सांसें कब की थम चुकी थीं। उधर कुछ ही घंटों में यह खबर आग की तरह अंडरवर्ल्ड के गलियारों से होती हुई अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम तक जा पहुंची। दुबई में बैठे दाऊद के कानों में फोन पर बताया गया कि मुंबई में उसके सबसे भरोसेमंद आदमी को सरेआम मार दिया गया। ये सुनते ही दाऊद अपना आपा खो बैठा। क्या? सतीश को मार डाला? कैसे? उसके शब्दों में गुस्सा और अविश्वास खुला हुआ था। दरअसल दाऊद के लिए सतीश सिर्फ एक गुर्गा नहीं, बल्कि मुंबई में उसकी आंख कान था, उसका पॉइंट मैन था। सतीश की वजह से ही दाऊद की गैर मौजूदगी में भी उसका खौफ बरकरार था। अब राजे की मौत ने दाऊद की जड़ों पर चोट की तरह काम किया। दाऊद ने तुरंत अपने खास शागिर्द छोटा राजन, राजेंद्र निखालजे को फोन मिलाया। दूसरी ओर दुबई में पसीने से लाल चेहरा लिए दाऊद गुर्रा रहा था। 15 दिन में हिसाब बराबर चाहिए मुझे। गवली को एहसास दिलाओ कि दाऊद इब्राहिम से टक्कर लेना क्या होता है। छोटा राजन को इशारा मिल चुका था। अपने उस्ताद के भरोसे का बदला खून से चुकाना है, और वो भी जल्द से जल्द। छोटा राजन समझ गया कि अरुण गवली को सबसे ज्यादा तकलीफा पहुंचाने के लिए किसे निशाना बनाना है। गवली गैंग में उस वक्त एक शख्स था जो अरुण गवली का बड़ा भाई जैसा माना जाता था। नाम अशोक जोशी। अशोक जोशी खुद एक खूंखार गैंगस्टर और कभी मान्या सुर्वे का साथी रह चुका था। रामभाई नाइक की मौत के बाद अरुण गवली ने अशोक मामा जोशी को अपना संरक्षक बना लिया था और मिलकर दाऊद के खिलाफ मोर्चा ले रहे थे। छोटा राजन ने तय किया कि अब जोशी को खत्म करना है। इसके लिए उसने गवली गैंग के ही एक आदमी को तोड़ लिया, जोशी का ड्राइवर श्याम सुंदर नायर। नायर को लालच और पैसा देकर अपने पाले में कर लिया गया। नायर ने खबर दी कि 3 दिसंबर 1988 की रात अशोक जोशी पुणे जाने वाला है अपने कुछ साथियों के साथ कार में। बस यही मौका था। छोटा राजन ने 15 शार्प शूटर्स की एक टीम बनाई, जिसमें उसका खास साथी सौत्या, जिसे 80 के दशक का छोटा शकील कहा जाता था, भी शामिल था। सौत्या के पास एक खतरनाक हथियार था, AK-47 राइफल, और बाकी आदमियों के पास ऑटोमेटिक पिस्टलें। अलग अलग 5 गाड़ियों में यह काफिला मुंबई से पुणे हाईवे पर निकल पड़ा। दूसरी ओर अशोक जोशी अपने ड्राइवर नायर और 3 साथियों संग निकला। आधी रात के करीब पनवेल के पास हाईवे पर सुनसान इलाके में सातगांव के पास घात लगाई गई। ड्राइवर नायर ने जानबूझकर कार की गति धीमी की। पीछे से आती छोटा राजन की टीम अलर्ट थी। अचानक एक कार ने जोशी की गाड़ी को ओवरटेक करके सामने रोक लिया। बाकी ने चारों ओर से घेर लिया। अशोक जोशी चौकन्ना आदमी था। उसे झटके में समझ आ गया कि धोखा हो चुका है। उसने तड़प कर सबसे पहले अपने ही ड्राइवर नायर के सिर में गोली उतार दी। गद्दार! चिल्लाते हुए, लेकिन तब तक चारों तरफ से गोलियां बरसने लगीं। छोटा राजन ने खुद आगे बढ़कर AK-47 से जोशी की कार पर 66 की तरफ फायर झोंक दी। पलक झपकते अशोक जोशी और उसके तीनों साथी गोलियों से छलनी होकर वहीं ढेर हो गए। राजन और उसके लोग मिशन पूरा कर विजयी अंदाज में वापस भाग निकले। महज 12 दिन के अंदर छोटा राजन ने दाऊद को वचन के अनुसार दुश्मन का बड़ा विकेट गिरा दिया था। ये दाऊद की तरफ से साफ संदेश था, अगर तुम हमारे आदमी को मारोगे, हम तुम्हारे सरपरस्त को मार देंगे। सतीश राजे और अशोक जोशी की मौतों के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड में मानो एक नई जंग का ऐलान हो गया। पहले जो रंजिशें दबे छुपे चल रही थीं, अब खुलकर गोलियों और बमों के जरिए लड़ी जाने लगी।
दोनों गैंग एक दूसरे को नेस्त नाबूद करने पर उतारू थे। गिरोहबंदी की हदें पार होने लगीं। अब निशाने पर सिर्फ सामने वाले गैंग के सदस्य ही नहीं, बल्कि उन्हें सपोर्ट करने वाले कारोबारी, होटल मालिक, छोटे मोटे साझेदार भी आने लगे। एक एक करके दोनों ओर से कई लोग मारे गए। मुंबई में दिनों दिन दहशत बढ़ती गई और पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रह गई। कुछ अफसर यह सोचकर खुश थे कि चलो, गुंडे आपस में ही एक दूसरे को मार काट रहे हैं, शहर अपने आप साफ हो जाएगा। लेकिन असल में हो यह रहा था कि आम जनता खुद को बेहद असुरक्षित महसूस करने लगी थी, क्योंकि गोलीबारी कभी भी कहीं भी होने लगी थी। अरुण गवली और दाऊद इब्राहिम की इस दुश्मनी ने मुंबई को खून से लाल कर दिया था। एक समय था जब अंडरवर्ल्ड के भी अपने उसूल थे। परिवार वालों को नहीं मारना उनमें से एक उसूल था, मगर इस नई दुश्मनी ने वो हद भी पार कर दी। 1990 के दशक में दाऊद के सगे साले हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर को गवली के आदमियों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। यह सीधे सीधे दाऊद के परिवार पर वार था, जिसकी पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जवाब में दाऊद ने भी गवली के करीबियों पर हमला करवाए। हालात इस कदर खराब हुए कि आखिरकार दाऊद ने मुंबई ही छोड़ दी और पूरी तरह दुबई में जा बसा। उधर अरुण गवली 1990 के दशक के अंत तक मुंबई में ही डटा रहा। कई हत्या और वसूली मामलों में जेल जाता निकलता रहा और अंततः राजनीति में भी प्रवेश किया। सतीश राजे की कहानी जो हमने फिल्मी अंदाज में देखी, असल में हकीकत से भरपूर एक सबक है। उसने अंडरवर्ल्ड में तेजी से तरक्की की, दाऊद का खास बनकर मुंबई पर राज किया। पैसे और पावर का नशा उस पर चढ़ा, लेकिन उसने शायद ये समझ लिया था कि वह अजेय है। उसकी शेखी और घमंड ने दुश्मनों को उकसाया। नतीजतन जो सतीश राजे कल तक बड़े भरोसे से कहता फिरता था कि मुंबई में बड़े भाई और मेरे रहते कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वह चंद गोलियों का शिकार होकर सड़क पर ही दम तोड़ गया। उसके मरते ही दाऊद की मुंबई पर पकड़ कुछ समय के लिए कमजोर पड़ गई और गवली ने अपने इरादे जता दिए। हालांकि इस खूनी खेल में आखिर जीत किसी की नहीं हुई। कुछ ही सालों में मुंबई का भूमिगत संसार पूरी तरह बदल गया। दाऊद इब्राहिम देश छोड़ फरार हो गया। अरुण गवली को कानून ने इवेंचुअली घुटनों पर ला दिया। हत्या के मुकदमों में उम्र कैद हुई। उधर छोटा राजन खुद दाऊद से अलग होकर गिरफ्तार हुआ और अब जेल में है। पर इन बड़ी घटनाओं की नींव 1988 से 88-89 के उन्हीं खूनी टकरावों में रखी गई थी, जिनमें सतीश राजे की हत्या एक अहम मोड़ साबित हुई। मुंबई के माफिया इतिहास में सतीश राजे का नाम भले आज उतना मशहूर न हो, मगर उसकी कहानी ने अंडरवर्ल्ड का रुख मोड़ दिया। यह कहानी हमें बताती है कि अपराध की दुनिया में भी अति आत्मविश्वास और घमंड जानलेवा साबित होते हैं। सतीश राजे ने अपने लिए खुद ऐसे हालात बनाए कि दुश्मनों ने उसे निशाना नंबर 1 बना लिया। फिल्मी अंदाज की यह हकीकी दास्तान यहीं खत्म होती है। छल, शक्ति, बदले और पतन की कहानी जो मुंबई के मशहूर डॉन सतीश राजे के उभार और अंत को बयां करती है। उसकी जिंदगी भी एक फिल्म की तरह थी, तेज रफ्तार, रोमांचक, खतरनाक मोड़ों से भरी और अंत में एक ऐसी ट्रेजिक क्लाइमैक्स के साथ खत्म हुई जिसे मुंबई हमेशा याद रखेगी।